ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे संस्कृत शिक्षण सूत्र। ठीक है, संस्कृत शिक्षण सूत्र। संस्कृत शिक्षण सूत्र शिक्षण कार्य करते वक्त तमाम सूत्रों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो संस्कृत शिक्षण सूत्र कहा जाएगा संस्कृत पढ़ाते वक्त में जिनको हम प्रयोग कर रहे हैं। इसमें से जो सबसे पहला है यह है ज्ञातात अज्ञातम प्रति। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो बच्चा जानता है पहले उस पर हम लोग जानेंगे कि हाँ क्या जानता है, फिर उससे धीरे 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 जो नहीं जानता है उधर हम उसको ले चलेंगे, अर्थात उसको वो वाला ज्ञान देंगे। तो इसमें क्या मिला, छात्राणाम पूर्व ज्ञानस्य पूर्वानुभवस्य च आधारेण नूतन पाठस्य अथवा विषयस्य अध्यापनम अत्र क्रियते। यहाँ पे क्या किया जाता है कि छात्रों को पूर्व ज्ञान, जो उनका पूर्व ज्ञान है या पूर्व अनुभव है, उसके आधार पर नए पाठ का अथवा विषय का अध्यापन अर्थात नया विषय पढ़ाया जाना, ऐसा किया जाता है। प्रतिदिन प्राप्त ज्ञाने आगामी दिनस्य कृते पूर्व ज्ञानम भवति। जो प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रतिदिन हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह आने वाले दिनों के लिए क्या होता है, पूर्व ज्ञान का कार्य होता है। अर्थात आज जो हम लोग सीखने चल रहे हैं, आज के पहले वाला जो भी सीखे रहेंगे वो हमारा पूर्व ज्ञान कहा जाएगा। वो जो आज के पहले हमारा अनुभव जो हम सीखे हैं, जो जाने हैं, वह आगे की विषय वस्तु को पढ़ने में समझने में सहायता करता है। अर्थात जो हम जानते हैं उधर से अब जो नहीं जानते हैं उधर हम लोग चल रहे हैं, इसे कहते हैं ज्ञातात अज्ञातम प्रति। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वाला है इसमें सरलात कठिने प्रति। सरलात कठिनम प्रति कहिए, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। छात्राः ये विषयाः पूर्व पठिताः तेन विषयाः छात्राणाम कृते सरला भवन्ति। कह रहे हैं कि जो भी विषय वस्तु को छात्र पहले पढ़े होते हैं वह विषय छात्रों के लिए सरल होता है। वह क्या होता है, छात्रों के लिए वह विषय सरल हो जाता है। अनंतरम छात्राः सरल विषय आधारीकृत्य कठिन विषयम प्रति गच्छन्ति। अन्य में क्या हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद सरल विषयों को आधार बना करके, अर्थात सरल विषयों पर आधारित अब हम क्या करेंगे, उस पर आधारित बिंदुओं को आगे पढ़ेंगे जो कठिन होते हैं ना। जैसे अगर हम लोग वर्णमाला पढ़े हैं तो पहले वर्णमाला पढ़ लिए, वर्णमाला जब हम वर्णों को समझने लगे तब आगे हम क्या करेंगे, संधि पढ़ेंगे, तब वर्णों का संयोग पढ़ेंगे, फिर आगे हम पढ़ते हैं समास पढ़ते हैं। तो एक एक क्रम से जो हम जानते हैं, जो हम पहले पढ़े हैं, वो हमारे लिए सरल होगा। पहले हम लोग उस पर उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उस पर आधारित कार्य को करते करते जो थोड़े से कठिन होंगे, जो फिर उससे कठिन होंगे, जो फिर उससे कठिन होंगे, उधर की ओर चलेंगे, अर्थात सरल से कठिन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट जो है यह शिक्षण सूत्र क्या है, स्थूलात सूक्ष्मम प्रति। स्थूलात स्थूलात सूक्ष्मम प्रति। स्थूल माने जो बड़ा हो, सूक्ष्म तब जो बहुत छोटा हो। अर्थात किम अपि कार्यम सर्वप्रथमम स्थूल वस्तु भी आरभ्यते तदनंतर सूक्ष्मम प्रति गम्यते। अर्थात कोई भी कार्य पहले हम क्या करते हैं, स्थूल रूप में उसको करते हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं और फिर उसके सूक्ष्मता की ओर चलते हैं। स्थूल और सूक्ष्म का मतलब है, सपोज कीजिए कि कोई अगर हमको कार्य करना है, सपोज कोई चीज साफ ही करना है, मान लो कि मान के चलो कि घर साफ करना है, घर साफ करना है, तो घर साफ करने में क्या करेंगे, पहले जो बड़े बड़े सामान है उसको उठा के बाहर करेंगे। जब वो बड़े बड़े सामान बाहर हो जाए तब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे सामानों को बाहर करेंगे, फिर उससे छोटे उससे बारीक, तो फिर पोछा ओछा लगाएंगे। इस तरीके से करें स्थूलात सूक्ष्मम प्रति। इसी तरीके से कोई ज्ञान है, कोई जानकारी है, तो ये भी हम देखेंगे। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, मोटे मोटे तौर पे बता देते हैं, यह है यह है यह है, वायु है, वायु में यह गैसें हैं, ठीक, इन सब का मिक्सचर है, इस तरीके का प्रदूषण है, ऐसे से बता देंगे मोटे मोटे पे। फिर उसमें हम चलेंगे, छोटे छोटे बातों पर अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो एक पिंड चल रही है, यह वस्तु गतिमान है, इस पे हम कर लेंगे हाँ गतिमान है, एक समान गतिमान है, गैर समान गतिमान है। फिर बात करेंगे उसके त्वरण के ऊपर, एक त्वरण के उसके कणों के ऊपर, उसके कणों की गति कैसी हो रही है, मतलब तमाम उसके अब अंदर की बात को समझेंगे। तो पहले बड़ा बड़ा चीज स्थूल, उसके बाद फिर हम उसके सूक्ष्मता की ओर चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्णात अंशम प्रति। पूर्ण से अंश की ओर। अब पूर्ण पहले जो चीजें हैं पूरी पूरी दिखाते हैं, फिर उससे छोटे 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 पार्ट्स की ओर चलते हैं। सपोज करो कि अगर मान लीजिए सिंपल सी अगर हम बात बताएं, मान लेते हैं आप बाइक बना रहे हो, ठीक, मान के चलो आपके यहाँ बाइक बन रही है।
अब बाइक अगर बन रही है तो बाइक पहले क्या करेंगे, ये चेन लगा दो, मतलब इंजन लगा दो, चेन लगा दो, पहिए को लगा दो, सीट लगा दो, ये सब लगा दो, ऐसे ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर हम उसके अंश के प्रति चलें तब कहेंगे अब चेन कैसे बना है, चेन को भी बनाने का प्रोसेस होता होगा। इंजन कैसे बना, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते होंगे। पहिया है तो पहिए में क्या क्या है, पहिए में टायर है, ट्यूब है, तीलियां हैं, क्या क्या है, सब कुछ, बैरिंग है, क्या क्या है, सब कुछ पता चलेगा ना। तो वो होता है पहले पूरा चीज दिखा दो, फिर छोटे छोटे चीजों के ऊपर चर्चा करो, फिर उनके जो गुढ़ता वाली बात है, थोड़ा छोटे छोटे एक एक के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में बात करो। जैसे अगर हम बात करें तो पूरी वर्णमाला बता देते हैं, या फिर एक और पूरी महासव सूत्र बता देते हैं, फिर उसमें एक एक वर्णों के बारे में बात करते हैं। महासव सूत्र बता दिए, महासव सूत्र है, अब एक एक वर्णों के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला सूत्र यह कहता है, दूसरा सूत्र यह है, तीसरा सूत्र यह है, इसमें कितने वर्ण है, किस किस टाइप के वर्ण रखे गए हैं, इसमें कौन सा स्पर्श है, कौन सा अंतस्थ है, कैसे, मतलब हर चीज। अब उसके अंदर की ओर बात करें ना, एक एक करके। तो पूर्णात अंशः अंशम प्रति ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालक सर्वप्रथम समग्र वस्तु पश्यति, सबसे पहले बालक पूरी वस्तु को देखता है, उसके बाद वह अपने दृष्टि को उसके छोटे छोटे अवयवों पर डालता है। चले गए, पहले बस में बैठ गए, वाह बस में बैठ गए हैं, अब बस में क्या क्या है, छोटी छोटी चीज देखो, उसमें सीट कवर लगा है, हैंडल है पकड़ने के लिए, है उसमें कुछ देखो, और लाइटें लगी हैं, क्या लगी हैं, मतलब क्या है, पहले बड़े समग्र चीजों को देखता है बच्चा, फिर छोटे छोटे अवयवों को देखता है। उसी तरीके से आप बताओगे भी, पहले आप मोटे मोटे तौर पे एक बता दोगे, उसके बाद फिर छोटे छोटे उसके हर एक पॉइंट के बारे में चर्चा करोगे। नेक्स्ट है अनुभवात तर्कम प्रति, अनुभव से तर्क की ओर। ध्यान देना, जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, अर्थात जितनी अधिक जिंदगी जिया रहता है, उसके पास अनुभव उतना अधिक होता है। जितना अधिक आप समस्याओं को झेले रहते हैं, उतना अनुभव आपके पास अधिक होता है। निश्चित तरीके से बच्चा कम जीवन अभी जिया है, तो बड़ों की तुलना में बच्चों का अनुभव कम होगा, एक तो पहले समझ लो। लेकिन जितना भी अनुभव है, हम अगर कोई आगे कार्य करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो हमको पुराने जो हमारे अनुभव हैं, जो पुराने हमारे ज्ञान हैं, वह सपोर्ट करता है नई चीजों को सीखने में। हम उन्हीं पुराने अनुभवों के साथ आगे कोई नया चीज सीखते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, अनुभवात तर्कम प्रति छात्रेण अनुभूताः विषयाः शिक्षण से आधारः भूता भवन्ति। जो छात्र के द्वारा जो सीखी जाएगी कोई भी वस्तु, वह उसके द्वारा पहले से सीखी हुई या अनुभूति की गई विषय के आधारभूत ही होगा, अर्थात उसी पर आधारित होगा। उसको बिल्कुल एकदम नया से नया चीज, एकदम लेटेस्ट जो चीज का उसका आता पता ना हो, उसको सिखाएं, नहीं सीख पाएगा अच्छे से। जो चीज जानता है थोड़ा उसे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ज्ञातात अज्ञातम प्रति ना, उसी टाइप का देखने को मिलेगा कि अनुभवात तर्कम प्रति, वो अनुभव करेगा। जैसे अगर वो देखेगा, सपोज करो कि माचिस की तीली देख लिया, जलते हुए देख लिया, समझ जाएगा इससे आग लगेगी। अब जहां भी अगर उसको जरूरत पड़ेगी, वो तुरंत अपना अनुभव दिमाग लगाएगा कि हाँ, इससे माचिस तीली जला सकते हैं। जहां भी अनुभव लगाना होगा, सपोज करो कि अगर कहीं उसको पानी गर्म करना, समझ जाएगा कि अगर कहीं आग मिल जाए तो पानी गर्म हो सकता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से अपना जो भी पढ़ा है, जो भी जानता रहेगा, उसी ज्ञान के भरोसे, उसी अनुभव के भरोसे वो आगे काम करेगा। अनुभव ही होता है कि आपको ब्रेक साइकिल का कहाँ लगाना है, ये आपको पता होता है। नहीं बस केवल लिख दिया जाए, जहां गड्ढा देखो तो ब्रेक मार दो, जहां कटा रोड देखो वहां ब्रेक मार दो, सामने आ जाए कोई ब्रेक मार दो। पता चला रोड जो है ये ऐसे है, तो यहाँ गड्ढा देखा बच्चा, यहाँ ब्रेक मार दिया, यहाँ ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं है। वो सब अनुभव है, कितने दूर पे, कितना स्पीड से, कितना तेज ब्रेक मारना है, कितना स्लो ब्रेक मारना, सब अनुभव होता है। जैसे एक बात और हम बता दें, सिंपल सी बात होती है कि जिसमें धान कूटा जाता है, धान के ऊपर का जो उसका कवर होता है हटाया जाता है, चावल बनाया जाता है। सिस्टम तो यही करता है कि इसके ऊपर जो है चोंगे में डाल दीजिए, और नीचे जो है उसको घुमाते घुमाते इधर से वो चावल दे देगा। लेकिन वो इसको सेट करना पड़ता है, उनको अनुभव प्राप्त है कि कितना स्पीड में इसको नचाएंगे, कितना धान इधर से डालेंगे, किस स्पीड पे चल रही है कि यहाँ पर फ्रेश चावल निकलेगा, अदरवाइज डालोगे सब टूट जाएगा। सभी लोग इससे परिचित होंगे, सब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसका भी ज्ञान किसके पास होता है, जो भाई उसको कर रहा है, जान रहा है। अनुभव जिसका होगा वही करेगा। और इंजीनियर लोग केवल बता देंगे इधर से डालोगे इधर से निकलेगा, लेकिन वह सही तो वही कर पाएगा जिसके पास अनुभव हो। अनुभूत विषयाणाम आधारेण प्राप्त ज्ञानम स्पष्टम स्थिरम च भवतः।
कह रहे हैं अनुभूत किए विषयों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो अधिक स्थिर और अधिक स्पष्ट, ऐसे कहो अधिक स्पष्ट और स्थिर होता है। जो अनुभूत किया, जो देखा है, महसूस किया है, अगर आप उसको उष्मा चैप्टर पढ़ा रहे हो, अगर वो गर्म पानी वगैरह या गर्म चीजों को अनुभूत किया है, महसूस किया है, वो समझ जाएगा कि कोई वस्तु किसी वस्तु का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके अंदर में चलेगा कि अरे यार जो 20 डिग्री वाले गल रहा होगा, जो 60 वो गर्म होगा, वो जल रहा होगा, वो अनुभूत है उसका, वो मतलब वो खुद का स्वयं का अनुभव है, वो जान रहा होगा कि हाँ कैसा गर्म होगा। अगर कहें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब वो समझ जाएगा अरे वो गर्म नहीं, वो जल रहा होगा, वो डालते ही तुरंत फफोले पड़ सकते हैं हाथ में, जल जाएगा। कोई कहे कि 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो आप जो जानता है, जिसका अनुभव पता है 45 डिग्री बढ़िया अच्छा होगा, गर्म होगा। ठंड के समय अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी मिले, क्या बात है, गरम 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 ना, ऐसा 40-42 का मिल जाए तो क्या अच्छा है। तो वो चीज अनुभूति हुई है उसको। अब अगर यहीं पे कहें कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी मिल जाए, क्या बात है, अरे जल जाओगे, 200 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाने की कोशिश कर रहे हो, समय पे तो भाप हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, तुरंत जल जाओगे ना। तो आगे देखना, विशेषात सामान्यम प्रति, विशेष से सामान्य की ओर, अर्थात ये इसको कहते हैं उदाहरणात सूत्रम प्रति, ये भी सही है, माने इसका ये भी कह सकते हो। तो पहले हम विशेष चीज दिखाते हैं, उदाहरण कुछ बताते हैं, फिर उसका जनरलाइज करते हैं, उसको जनरलाइजेशन में लेके आते हैं, मतलब फिर सूत्र की ओर चलते हैं। अत्र सर्वप्रथमम उदाहरणानि प्रस्तुतयन्ते तद अनंतरम सामान्य नियमः बोध्यन्ते। कह रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक, उसके बाद क्या कहता है, सामान्य नियम बताया जाता है, सामान्य नियम को समझाया जाता है। ठीक, यही है विशेषात सामान्यम प्रति। कोई विशेष चीज है, पहले उसको बताएंगे, फिर नियम बताएंगे। जैसे उपदेश अजनुनासिक इत, पहले हम एक ठो दिखाएंगे कि मान के चलो कि लिख दें त व तू, ये विशेष चीज है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो ऐसे वाले में अगर जो यहाँ पर ऊ निकलेगा, एक त और एक ऊ, तो इस ऊ का इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। कहें अरे ऐसा कैसे, तब बताया गया कि बेटा एक नियम है उपदेश अजनुनासिक इत, कि उपदेश की अवस्था में जो स्वर होता है वो चाहे अंत में रहे चाहे बाहर रहे, अगर वह अनुनासिक स्वर तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। फिर ऐसे ही क की कहेंगे इत संज्ञा हो गई, त में कहेंगे क की संज्ञा हो गई, ठीक है। ऐसे ही लेप में ल की संज्ञा हो गई, तो कहेंगे यह कैसे हो गया, तो यह उदाहरण बताना कि इसमें हो जाती है। और फिर कहेंगे इसका नियम क्या है, तब कहेंगे लशक तद्धिते, अगर किसी अतद्धित में, अतद्धित वगैरह जो आपका प्रत्यय बनता है उसमें ल श क वर्ग का कोई वर्ण पहले है तो उसका इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। तो यही है, पहले उदाहरण दो, कुछ विशेष चीज बताओ, फिर उसके बाद क्या करो, उसका नियम बताओ। तो उदाहरण से नियम की ओर ना, आगमन शिक्षण, क्योंकि उदाहरणात सूत्रम प्रति, अर्थात उदाहरण से सूत्र की ओर, अर्थात विशेष से सामान्य की ओर, ये दोनों एक ही है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि विशेषात सामान्यम प्रति इसका अन्य नाम क्या है, तो कह देना उदाहरणात सूत्रम प्रति। ठीक है, अब देखो, अभी था स्पेशल से सामान्य, अब है सामान्य से स्पेशल। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया, सामान्यात विशेषम प्रति, सामान्य से विशेष की ओर, इसको कहते हैं नियम से उदाहरण की ओर, नियमात उदाहरणम प्रति। उसको उदाहरण से नियम की ओर भी कहा जा सकता था, जो इसके पहले वाला था ना, सामान्य से विशेष की ओर। अत्र सर्वप्रथम नियम उच्यते तद अनंतरम तत् संबंधित उदाहरणानि प्रस्तुयन्ते। यहाँ पे क्या होता है कि पहले नियम बताए जाते हैं, फिर हो गया क्या है आपका उसके उदाहरण बताए जाए। जैसे अगर हम कह दें अकह सवर्णे दीर्घ, अब बताएं, हम नियम बता दिए कि जब अ ई उ री ली इनके साथ में सवर्णी वर्ण अगर बाद में आता है तो क्या हो जाता है, वह दीर्घ हो जाता है, नियम बता दिए। और फिर एग्जाम्पल बताए, देखो अ और अ के मिलने से क्या हो गया, आ, ये भी नियम है। ठीक है, अब यहाँ बताएंगे हिम धन आलेह हिमालय, विद्या धन आलेह विद्यालय। तो अभी हम पहले क्या किए, पहले नियम बताए हैं, फिर क्या बताए, उदाहरण बताए, तो यह क्या हो जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर, जिसको हम आगे अभी विधि में पढ़ेंगे, निगमन विधि। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका सामान्यात विशेषम प्रति, सामान्य से विशेष की ओर। नेक्स्ट है विश्लेषणात संश्लेषणम प्रति, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण तो पूरा अलग अलग हुआ रहेगा, संश्लेषण मतलब उसको हम मिलाएंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, इदम सूत्राम पूर्णात अंशम प्रति, माने पूर्ण से अंश की ओर, ऐसा बोल रहे हैं ना। इति सूत्र से विपरीत भवति, जो सूत्र था पहले कि पूर्ण से अब एक एक छोटे छोटे करके, मान के चलो कि एक लड्डू बनी थी,
एक मान के चलो यहाँ लड्डू है, छोटे छोटे बूंदी से बनी होगी, बुनिया से बनी होगी, चीनी से बनी होगी, जो भी उसमें कुछ मिठा मिलाए गए उससे बनी होगी, तो यह पूरा था, पूर्ण था। अब हम बुनिया, चीनी, घी जो भी लगा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, तो यह क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका अंश। मतलब अब उसके भागों की ओर हम लोग चल रहे हैं। मतलब क्या था यहाँ पर वो संश्लेषित था, मिला हुआ था, अब विश्लेषण की ओर उसको चल रहे थे। मतलब अब इसके बारे में विश्लेषण कर रहे थे कि इसमें और क्या है, और क्या इसको, यह कितने टाइप की होती है, चीनी कितने टाइप की होती है, मोटकी चीनी, पतिल की चीनी, कैसे भुर्री चीनी, फिर उससे बूंदी भी होती है, इसमें किसकी बूंदी बना रहे हो। तो ये अलग अलग जो है, अब हम आगे चल रहेंगे तो यह उसके छोटे छोटे बातों की ओर हम ध्यान देंगे, यह अंश की ओर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे कहा जाएगा पूर्णात अंशम प्रति, अर्थात पूर्ण से अंश की ओर। अब इसी पूर्ण से अंश की ओर का अगर हम विपरीत कर दें तो हो जाएगा अंश से पूर्ण की ओर। मतलब क्या कह देंगे इसको हम, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। कह रहे हैं कि यह पूर्ण से अंश की ओर जो सूत्र था इसी के विपरीत होता है, अर्थात यहाँ अंश से पूर्ण की ओर चलेंगे। पहले हम छोटे छोटे चीजों को समझेंगे, फिर इनको मिला कर करके जो बनाएंगे उसके बारे में समझेंगे ना। तो इसको बोलेंगे विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आगे देखते हैं। यह है अनिश्चितता निश्चितम प्रति, अनिश्चित से निश्चित की ओर। जैसे सपोज करो किसी घटना के बारे में पता चल गया कि माननीय रावत जी का एक्सीडेंट में निधन हो गया। अभी यह भी क्लियर नहीं हुआ कि एक्सीडेंट में निधन हो गया, बट एक्सीडेंट कैसे हुआ। कुछ देर बाद और पता चला कि हेलीकॉप्टर में जो है, हेलीकॉप्टर की एक्सीडेंट उसमें निधन हो गया। फिर अभी पता चला क्या केवल वहीं चले गया, कोई और चला गया, कैसे हुआ, क्या हुआ। अब उसको हम निश्चित कर रहे हैं। मतलब पहले हम क्या किए, कुछ अंदाज ज्ञान या आधी अधूरी ज्ञान मिला, अनिश्चित ज्ञान मिला। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको फिक्स करते चल रहे हैं, निश्चित करते चल रहे हैं। हाँ, इतने इतने व्यक्ति थे, इस तरीके से यहाँ से यात्रा हो रही थी, यहाँ पर यह टेक्निकल फॉल्ट हुआ या यह दिक्कत हुआ, जो भी उसमें प्रॉब्लम रहेगी उसके तहत में यह फेल हुआ और इतने लोगों की जान चली गई। ठीक इस तरीके से इस जगह पे हुई, इतने लोग उसमें चले गए। तो यह क्या हो गया, अब हम फिक्स करते जा रहे हैं। मतलब जो प्रारंभिक ज्ञान था, प्रारंभिक ज्ञान प्रारंभ के समय में ज्ञान निश्चित नहीं होता है, और क्या होता है, थोड़ी बहुत बात पता चली रही होती है, और फिर समय बीतते 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 क्या होता है, हम उसके बारे में डिटेल में जानते 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 और गहराई तक पहुंचते हैं और उसको फिक्स करते चलते हैं, तो हो जाता है निश्चित। तो प्रारंभिक समय छात्राणाम ज्ञानम निश्चितम न भवति। प्रारंभिक समय में, शुरुआत दौर में छात्रों का ज्ञान निश्चित नहीं होता है। वो कहोगे कमल एक फूल होता है, लेकिन दिमाग में उनके भी फिक्स नहीं हुआ कि कमल जो है किस तरीके का होता है। कभी वो गेंदे को देख के भी कमल कह देंगे, वो फूल कमल, या फिर कभी वो पता चला गुलाब देखे तभी कहेंगे कमल फूल, ऐसा भी करेंगे। मतलब वो किसी भी फूल को देखेंगे, फूल उनके दिमाग में चूंकि आ गया है, इसलिए अभी वो सबको कमलें बताएंगे या सबको फूल ही बोलते रहेंगे। लेकिन जब हम एकदम निश्चित करने लगे, यह फूल कमल का है, यह गुलाब का है, यह गेंदा का है, यह बेला का है, तो यह एकदम बिल्कुल अब उसको समझता जाएगा और एकदम फिक्स करता जाएगा दिमाग में। तो शुरुआती दौर में फिक्स नहीं होता है, प्रारंभिक समय में छात्रों का ज्ञान निश्चित नहीं होता है। अतः निश्चित ज्ञानार्थम, अर्थात निश्चित ज्ञान के लिए अथवा स्पष्टीकरण के लिए इदम सूत्रम उपकरोति, इस सूत्रों का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, इसको लाते हैं कि अनिश्चित से निश्चित की ओर। जो नहीं जानते हैं बच्चे, उधर से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 उनको एक एक चीज निश्चित कराएंगे। और निश्चित कैसे होगा, जब उसको महसूस करेगा, जानेगा, देखेगा। ठीक, जब उसका बच्चा जानते हैं शुरुआती दौर में ना, उसका मस्तिष्क क्या होता है कि वो प्रतिबिंब को, चित्रों को देख कर करके समझ लेता है। अर्थात क्या होता है, हम लोग यह कह सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, उसको कहते हैं, अभी शब्दावली देखो दिमाग में नहीं आ रहा है, मूर्त अवस्था जिसको बोलते हैं। माने वह अगर फोटो देख रहा है, वस्तु को देख रहा है, रियल में देख रहा है, तो वह उसको आत्मसात कर लेता है, हाँ ये ऐसा है, ऐसा है, सब घुमा फिरा के अच्छे से देख लेगा। और जो अमूर्त हो जाता है, तो अमूर्त चिंतन वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह में जब आगे के ऊपर क्लासेस में लगने लगते हैं, ज्यादातर चीजें अमूर्त मैथमेटिक्स में लगती हैं, इसीलिए बच्चा वहां पर अच्छे से, कभी कभी क्या होता है बहुत सारे बच्चों में मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती है। कारण यही है कि वहां पे अमूर्त चीजें होती हैं, इसलिए मूर्त जितना होता है वो देख करके समझ जाता है, पकड़ लेता है, सारी बातों को समझ लेता है। तो मूर्त चीजें, तो इससे यही हम कह रहे हैं कि अभी उसके दिमाग में अभी बहुत सारा चीज वो समझ नहीं पा रहा है क्या है कैसे है, और जब उसको देखते जाएगा, उसको महसूस करते जाएगा,
तो उसका ज्ञान क्या होता जाएगा, निश्चित होता जाएगा। ठीक, उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, निश्चित होता जाएगा। तो वही कहते हैं कि जब तक मतलब माचिस के आगे से जलोगे नहीं तब तक नहीं समझोगे कि हाँ आग का जलना कैसा होता है। एक बार जल जाओगे तब लैंप बार बार नहीं पकड़ोगे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर यह 9 नंबर का। ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्रमात तार्किक क्रम प्रति, मनोवैज्ञानिक रूप से मनोवैज्ञानिक जो क्रम होता है उस क्रम से तर्क की ओर कर रहे हैं ना, क्रमात तार्किकम प्रति, ऐसे कैसे तार्किक क्रम प्रति छात्राणाम मनोविज्ञानस्य आधारेण यथा छात्राणाम रुचि अभिवृद्धि योग्यता भवन्ति तद अनुसारेण विषय अध्याय नियम। कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिकों के आधार पर, अर्थात मनोवैज्ञानिक जो ज्ञान है उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि छात्रों की रुचि अगर जिस क्षेत्र में बढ़ जाए, जिसमें भी रुचि उसकी होगी, वह उस विषय को पढ़ने में, समझने में बहुत ही उसको सहज होगा, सरल होगा। तो पहले क्या किया जाए, मनोवैज्ञानिक तरीके से विषय वस्तु के प्रति बच्चे की रुचि जागृत की जाए, जिसमें उसकी योग्यता हो, मतलब योग्यता होता है उसमें उसकी रुचि जागृत की। मतलब ऐसा नहीं कि हम बच्चे का भी हाथ पैर साइकिल चलाने लायक नहीं है और हम लगे कहने कि अब इसको साइकिल चलाने में रुचि उत्पन्न करो। छोटा बच्चा है, मतलब उसकी जब फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी हो जाए, हाथ पैर सब मजबूत हो जाए, निश्चित तरीके से आप साइकिल चलाने के लिए रुचि उत्पन्न करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसमें क्या करिए, जब उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी, पहले जबरदस्ती सिखाओगे नहीं सीखेगा, रुचि उत्पन्न हो जाएगा फिर सीख लेगा, फिर जल्दी सीख लेगा, फिर पूरा ध्यान लगा देगा उसके पीछे, तब वो सीख लेगा। वैसे ही कोई विषय वस्तु अगर हमको सिखानी है जो सीख सकता है, अब ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को हम सीधे संधि समास और कारक पढ़ाने लगे, तो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं पहले उसमें हमको सिखाने के लिए पहले उसमें रुचि उत्पन्न कीजिए, फिर बच्चा वो आसानी से सीखेगा, धीरे धीरे करते करते फिर वो सीख लेगा। तो यही है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर। मतलब अब जब बच्चा, आप जान जाओगे कि हाँ इतना इतना ये चीज कर लिया, अब इसके बाद यह करना है, इसके बाद यह करना है, आप समझ करके कर सकते हो, तर्क कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो यह रहे सब शिक्षण सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्रों के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा किए। इसके अलावा भी बहुत सारे और तरकीब जो मिलते रहेंगे, हम आप लोगों को उसको डिस्कस करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और अभी भी हैं बहुत सारा चीजें बहुत जो कभी मतलब एक तरीके से जानना चाहिए आप लोगों को, वो भी अभी हम और भी चीजें रहेंगी उसको भी बता देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट जो शिक्षण सूत्र थे उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, और लगभग लोग मानते हैं 90% 95% तो हो ही गया है। कहीं कोने कतरौते का 2 ठो और बचा रहेगा जो लगेगा हमको 10 बताए हैं, कम थोड़ी नहीं बताए हैं, तो उसको हम आप लोगों को सिखा देंगे। आगे देखिए कुछ पद्धति है ना, जो शिक्षण पद्धति थी, शिक्षण पद्धति जिसमें आपका परंपरागत विधि, उसके बाद आधुनिक, फिर नवीनतम जो उपागम है, नवीनतम जो नवाचार है, उस पर कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक कर करके। अगर आप लोगों को पुराना याद होगा स्लाइड तो बिल्कुल दिमाग पे होगा और आप समझ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग जाकर पहले वीडियोस को देखिए, उसमें मैं बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट किया हूँ कि इस विधि को आप लोग किस तरह से समझोगे। और अब हम उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे सिद्धांतों के ऊपर चर्चा कर लिए, भाषा कौशल के ऊपर चर्चा कर लिए, जिधर से मेन क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पद्धतियां हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर उसके इसी पद्धति के होते होते फिर हम लोग चलेंगे मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण की ओर, फिर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब पद्धति अब जो है परंपरागत पद्धति से स्टार्ट करेंगे, फिर आधुनिक पर आएंगे, आधुनिक बाद फिर जो लेटेस्ट अभी नवीनतम है उधर हम चलेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब पाठशाला पद्धति से हम लोग प्रारंभ करेंगे, पाठशाला पद्धति, फिर वो भंडारकर वाली मेथड, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते करते आधुनिक, आधुनिक बाद नवाचार वाले में। ठीक है, नवीनतम उपागम जो किए गए हैं, इधर बढ़ेंगे। इसके क्रम में एक स्लाइड में आप लोगों को दिखा दूं ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बन जाए कि हाँ अब इधर से किधर हम लोगों को चलना है। ठीक है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो इसको आप लोग देखें ध्यान से। यह जो मैं बताया था संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, ठीक, जो संस्कृत भाषा शिक्षण विधियां यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे, परंपरागत या प्राचीन विधि, फिर नवीन या आधुनिक विधि, फिर नवीनतम उपागम। इधर से हम लोग समझते हुए अभी मैं आप लोगों को फिर से इसको बता देना चाहता हूँ कि जो संस्कृत भाषा शिक्षण में परंपरागत था, नवीनतम और आधुनिक। तो परंपरागत में यह दो आपका पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि, यह दो हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नवीनतम की ओर, ठीक है, नवीनतम की ओर। ऐसे सीधे स्लाइड नहीं चेंज होता है, नहीं तो बहुत ही अच्छा होता। हाँ, आ तो गया, बहुत सही बहुत सही, इस तरीके से। तो अब यहाँ वाले में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर परंपरागत में हमने दो बताया, नवीन या आधुनिक विधि में ये 7 पॉइंट, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि, सुगम विधि, या फिर हरवर्ड की पंचपदी, विश्लेषण विधि, संरचना विधि, समवाय विधि या समन्वय विधि, फिर मूल्यांकन विधि। इसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पर देखिए नवीनतम उपागम। नवीनतम उपागम में क्या देखेंगे, यह सबके सब पॉइंट जो है ये नवीनतम उपागम के हैं। किसके हैं, ये नवीनतम उपागम के इतने पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण, आगम उपागम, समस्या समाधान, प्रयोजन विधि, दल शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, अभिक्रमित अनुदेशन, सग्रंथ उपागम, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। इसको हम क्रमवार तरीके से जब पढ़ते हैं तो देखो पाठशाला विधि है ना, तो यहाँ सब कुछ वो हिंदी में हम लोग बताए हैं, और यही चीज आगे हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे। देखो सब हिंदी में है यहाँ पर। ये देखो पाठशाला विधि के अंतर्गत ये सब और भी पॉइंट आ जाते हैं। कौन कौन पॉइंट हैं, मौखिक एवं अभिव्यक्तिगत विधि, सूत्र विधि, परायण विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा कथन विधि, कक्षा नायक विधि, भाषण विधि, व्याकरण विधि, ये सब के सब। अब इस एक एक कर करके हम देखो यहाँ पर क्या किए हैं, एक एक कर करके यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं। मौखिक विधि को, फिर सूत्र विधि को, सबको एक एक कर करके हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो यह पूरा एक तरीके से कहना पूर्ण से अंश की ओर हम लोग चल रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से एक एक पॉइंट को समझे, उसके अब गहराई में हम लोग उतर रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा ये ज्यादा डीपली बात हो गई। तो लेकिन आप लोगों के जो लेवल से तरीके से हम बनाए हैं यहाँ पर, वो इस तरीके से कुछ बनाए हैं पाठशाला पद्धति। उसके बाद देखो इसके जो सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य हैं, फिर उसके बाद इसका प्राथमिक में क्या होगा, माध्यमिक में क्या होगा, उच्च प्राथमिक में क्या होगा, इन सबको मैं थोड़ा अलग तरीके से अब एक समराइज वे में एक पूरा का पूरा बनाया हूं, ताकि आप लोग कम समय में पूरे के पूरे टॉपिक को समझ जाएं। तो अब एक एक कर करके हम एक एक पद्धति को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। उसमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पाठशाला पद्धति से क्लास प्रारंभ करेंगे उसमें। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।